Assalamu alaikum students. In this lecture I'm going to discuss a very important aspect of composition writing, that is ordering information. In previous lectures I have given you a detailed information about composition writing, and now in this lecture I'm going to start with the first content, with the first important aspect of composition writing, that is ordering information. इस लेक्चर में मैं आपको composition writing का एक बहुत important aspect है उसके ऊपर डिस्कशन करूँगी, दैट इज़ ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन। कि ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। आप जब लिखते हैं, आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं, आइडियाज़ इन्वेंट करते हैं, तो उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए लिखने का, उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगी। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू रिवाइज दैट व्हाट इज़ कॉम्पोजिशन राइटिंग। एक रिवीजन ले लेते हैं कॉम्पोजिशन राइटिंग के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्म कॉम्पोजिशन राइटिंग, हम उसको किस एस्पेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। सो इन लिटरेरी सेंस, a composition is a way of assembling and creating coherent and meaningful work. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कॉम्पोजिशन इज़ अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कॉम्पोजिशन, एंड इट मीन्स टू पुट टुगेदर। क्योंकि अभी हमने इसमें ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन सीखना है, तो हमें कॉम्पोजिशन राइटिंग की जो डेफिनेशन है उसको किस तरह से इस एस्पेक्ट से लिंक करना है। तो कॉम्पोजिशन जो है, टू पुट टुगेदर मीन्स आप इंफॉर्मेशन किस तरह से इकट्ठी अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट composition is a way of assembling and creating coherent and meaningful work. अच्छा, coherent means कि एक जो continuity है, जो uniformity है एक वर्क में, उसकी बात करें। assemble जो है means कि arrangement, ठीक है। तो आप किस तरह से अपनी राइटिंग में एक कॉन्टीन्यूटी लेके आएंगे, यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे, और किस तरह से अरेंज करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को कि वो वर्क एक मीनिंगफुल वर्क बन जाए। जब तक उसमें उसका सीक्वेंस, उसकी अरेंजमेंट अच्छी नहीं होगी, उसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, तो आपके चाहे इन्फॉर्मेशन कितनी ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, आपकी वो इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं होगी, प्रोडक्टिव नहीं होगी, लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए उस इन्फॉर्मेशन का जो भी आपने लिखा है उसका सीक्वेंस होना, उसकी अरेंजमेंट होना, उसमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक एस्पेक्ट है कॉम्पोजिशन राइटिंग का, और अब हम इस अरेंजमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ordering information means the arrangement in an appropriate manner, the sequence and the organization. आप अपनी इंफॉर्मेशन से किस तरह से अरेंज करें, उसका एक बहुत अप्रोप्रिएट वे होना चाहिए। जो आप सीक्वेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो अरेंजमेंट अपनी इंफॉर्मेशन का लिखें, उसका एक प्रोसीजर होता है, एक वे होता है, और उसका अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अप्रोप्रिएट वे में नहीं लिखते तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका जो एक कोहेरेंस की बात हो रही है वो बहुत ख़राब होगा, और आपका आंसर जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। ऑल्दो कि आपने सब कुछ ठीक लिखा हो, लेकिन जब आप उसका एक कॉन्टीन्यूटी उसकी डेवलप नहीं करेंगे ना, ठीक है, उसका अरेंजमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ नहीं करेंगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। Students, there are different ways of ordering information. So any author, any person who is writing, so he or she have different options to organize his or her composition writing. जब कोई भी ऑथर लिख रहा है तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट वेज हैं टू अडॉप्ट, टू अरेंज हिज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर वन बाय वन मैं तमाम मेथड्स को, तमाम जो वेज़ हैं ऑफ ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, उनको आपके साथ डिस्कस करती हूँ।
The first method of ordering information or the sequence or the organization of your composition writing is from general to specific. जो first method है वो है from general to specific. Academic writing is generally organized by moving from general to more specific ideas. अगर आपको कोई काम दिया जाता है, if you are going to write an essay or a paragraph, then you will start with a general topic, or that is the topic, the statement of the topic, the sentence topic it is called. जब आपको कोई ऐसे का टॉपिक दिया जाता है तो आप उसी से स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट आपका जो स्टार्ट है वो उस जनरल टॉपिक की स्टेटमेंट के ऊपर होगा. जनरल टॉपिक के जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, आपका जो टाइटल है, फर्स्ट सेंटेंस हमेशा उससे रिलेट करता है. तो ये एक एग्जांपल है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जब आप उस टॉपिक को एड्रेस करते हैं, जब आप उस टाइटल को एड्रेस करते हैं, देन यू गिव मोर इन्फॉर्मेशन, मोर रीज़न एंड एग्जांपल्स, एंड यू विल गो ऑन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल. ठीक है. अगर आपको पाकिस्तान के रीज़न्स, जो पॉवर्टी है उसकी रीज़न्स पे लिखना पड़े, ठीक है, गुर्बत की क्या रीज़न्स हैं, तो आप पहले गुर्बत जो है, पॉवर्टी लाइन जो है पाकिस्तान में, आप उसको पहले डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद आप स्पेसिफ़िक होते जाएंगे, पर्टिकुलर होते जाएंगे, आप उसके रीज़न्स बताएंगे, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे. तो एक जो जनरल आइडिया है, उस आइडिया को एड्रेस करने के बाद आप जो उसकी एक माइन्यूट डिटेल की तरफ जाएंगे, उसको ये कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक मेथड. ठीक है. Students, this diagram can help you to understand the method of general to specific. इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो you can easily understand the idea from general to specific. General information means the introduction, the topic sentence, जो भी आपको टॉपिक या टाइटल है आपका, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. देन फोकसिंग डायरेक्शन ऑफ द पेपर, यू हैव टू टेल द डिफरेंट डायरेक्शंस. लाइक जैसे मैंने आपको पॉवर्टी की एग्जांपल दी है, तो आपको उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस बतानी होंगी कि पॉवर्टी की रीजंस क्या हैं, किस वजह से है. एंड गेटिंग मोर स्पेसिफिक means you have to show the example, you have to give different references, and then supporting detail, the data. अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिससे आप उस पॉवर्टी लाइन को डिटेल से बता सकें, तो आप देन उसको, अब देखें टॉपिक है आपका पॉवर्टी, उससे आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको स्पेसिफाई करते जा रहे हैं, और देन आप उसकी जो है डिफरेंट डायरेक्शंस, देन उसकी गेटिंग मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो डायरेक्शंस की जो बेसिक्स है, जो रूट कॉज है, आप उसको डिस्कस करते जा रहे हैं. एंड देन यू हैव टू गिव योर कंक्लूजन, अ ब्रीफ रैप अप. तो आप उस कंक्लूजन तक तभी पहुंचेंगे जब आप एक जनरल आइडिया और इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे. एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन. जो आप अपनी राइटिंग लिख रहे हैं, ये उसका सेकेंड मेथड है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द फर्स्ट वन. जो फर्स्ट हमारा मेथड था, दैट इज़ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और ये जो सेकेंड है, इसको मैं उसी के साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगी, दैट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. तो जो स्पेसिफिक टू जनरल है, इट स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड फिनिश विद अ जनरलाइजेशन. जिस तरह अभी हमने एक डायग्राम देखी थी, उस डायग्राम को अगर हम ऑपोजिट कर लें, इसकी जो कॉर्नर साइड है वो अप कर लें और इसकी जो ब्रॉड साइड है उसका डाउन कर लें, तो फिर ये एक आइडिया बन जाएगा फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, और वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी जिसको आपने एक जनरल आइडिया के साथ टैली करना है और आपने उसको उससे रिलेट करना है. ठीक है. इसकी एक और वे भी है जिसको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहा जाता है. व्हेन यू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रूल्स और प्रिंसिपल, देन इट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव वे. और जब आप इसके ऑपोजिट चलेंगे, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, देन इट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव वे. तो ये भी एक टर्म है जो इसी से रिलेट करती हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक. सो इसकी एग्जांपल भी सेम है. जब आपको कोई स्टेटमेंट दी जाए, आपको कोई स्पेसिफिक, लाइक आपको कहा जाता है एक लिटरेचर के ऊपर आप कोई भी अपना ऐसे लिखें. अब लिटरेचर एक बहुत ब्रॉड टर्म है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। और अगर आपसे कहा जाए कि आप इस पोएम के इसकी सिग्निफिकेंस लिखें, लिटरेचर में क्या है, कोई पोएम है, राइटर है, कोई भी योनरा है, तो देन जब आप उस योनरा को रिलेट करेंगे लिटरेचर के साथ, तो फिर ये एक एग्जाम्पल होगी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। और ये मेथडोलॉजी जो है इसके इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथडोलॉजी भी कहलाती है। Here I want to discuss a very interesting example जिससे आपको ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और द स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक ये समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ वाइस वर्सा। इट मीन्स दैट ऑपोजिट टू। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पीछे हमने दो टाइप्स, इसके दो मेथड्स पढ़े हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड जनरल टू स्पेसिफिक। अगर हम इसकी एक टर्म यूज़ करें जैसे स्पेसिफिक टू जर्नल, तो सेकंड हम टर्म यूज़ करने की बजाय हम कह देते हैं एंड ऑपोजिट टू। इट मीन्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा जो टर्म है वो ऑपोजिट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सो हियर द एग्जाम्पल इज जनरल। जब आप कुछ कहेंगे आई लाइक स्पोर्ट्स, दिस इज़ द जनरल एग्जाम्पल। बट व्हेन यू से दैट आई लाइक क्रिकेट, इट मीन्स दैट आपने स्पोर्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, आपने उसको स्पेसिफाई करके बताया है कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। एंड नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल और वाइस वर्सा। जनरल में इफ़ यू से दैट आई हैड प्रॉब्लम्स इन दैट कोर्स, और स्पेसिफिक में जब आप उसको पर्टिकुलर आप उसको स्पेसिफाई कर दें अपनी प्रॉब्लम को, दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड माई इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स एक्सेंट, मुझे समझ नहीं आती वो क्या बोलते हैं, तो आपने अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। और ये भी एक बहुत ईजी वे है टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। एंड नाउ दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन. This method is from most important to least important, and this method is also called the order of importance. इसमें जो ऑर्डर हमें एक ऑर्डर फॉलो करना है, ये अपनी इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस का, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी इंफॉर्मेशन, उसका एक ऑर्डर, एक हायरार्की हमें फॉलो करनी है, ठीक है। सो पैराग्राफ कैन बिगन विद आइदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया और द लीस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया फर्स्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट से स्टार्ट करना है और द वाइस वर्सा, ठीक है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट से या मोस्ट इम्पॉर्टेंट से। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दी है जो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस डायग्राम इन डिटेल। लेकिन इसमें जो आपको नज़र आ रहा है दैट न्यू राइटिंग, कि जब आप एक राइटिंग लिख रहे हैं न्यू, जो मैंने आपको कॉम्पोजिशन, राइटिंग कॉम्पोजिशन के बारे में बताया, तो इसमें यू हैव टू स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन द इंटरेस्टिंग आइडिया एंड इट मूव्स ऑन टूवर्ड्स द लीस्ट इम्पॉर्टेंट और अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक हमें टेबल बना के दिए जिस तरह से हमने जनरल टू स्पेसिफिक का किया था, तो ये भी उसी तरह का ट्रायंगल है फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें यू हैव द थ्री पोर्शंस। द फर्स्ट वन इज़ the lead, the most important information, and the second one is the body, the crucial information, and third one is the tail, means extra information. So let's discuss this diagram in the next slide in detail. So this is the diagram of the most important information towards the least important information. इस डायग्राम को गौर से देखें। this information or this type of essay starts with a lead title, the most important information, जो कि आपके different questions को answer करेगा। for example who, what, where, when, why, how. so आपने इन questions को जिनको हम 5W के questions भी कहते हैं, आपने इनको answer करना है within 30 words, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि आपकी जब जो आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत आप ब्रीफली बहुत एप्टली उसको लिखते हैं। जब आप उसको ड्रैग करना शुरू करते हैं, उसमें डिटेल्स डालते हैं ना, तो वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन इज़ द लीड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड द सेकेंड वन इज़ द बॉडी, द क्रूशल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक हेड है
फिर बॉडी है, फिर टेल है, ठीक है. द लीड मीन्स द हेड. सो in the body part you have to discuss the crucial information, means the key point, the pivotal point, the arguments, the controversy, story, issues, evidence, background, details, logic. So you can also here discuss different quotations, different references, different photos, videos, audios, whatever you want to add in your essay. And the third part is the tail, that is the extra information, means the interesting related item, and it may include the extra context in blogs, columns, and other editorial or assessment of the journalist. सो दिस इज़ द टेल पार्ट. और टेल पार्ट में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं. आप यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, कोई किसी जर्नल का, किसी एडिटोरियल का हवाला देना चाहे कि लोगों का इसके ऊपर क्या स्टैंस है, क्या रिस्पॉन्स है और ऑथर इसको किस तरह से देख रहे हैं, तो आप अपनी बात के साथ जब दूसरों की बात रिलेट करेंगे तो आपकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगी. एंड नाउ दिस इज़ द फोर्थ मेथड ऑफ ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन. जो हम तरतीब की बात कर रहे हैं कि आपकी राइटिंग को किस किस तरतीब में होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और बहुत सिग्निफिकेंट वे है. एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड chronology of a narrative. Chronology means that the record or the events that following the order in which they occurred. जो तरतीब से जो इवेंट हुए होते हैं आप उनको एज इट इज़ लिखें, जिस तरह हम एक नैरेटिव, एक स्टोरी में होता है, ठीक है. तो इसको भी हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक इनटू द डिटेल, द डेफिनेशन ऑफ chronological order. So this order is often used in a narrative essay. ठीक है, एक स्टोरी फॉर्म में जो आपने ऐसे लिखा होता है अपनी बायोग्राफी के बारे में कह दें, या आप इसको कोई भी स्टोरी फॉर्म में आप किसी की ज़िंदगी का अहवाल लिख रहे हैं, तो एक नैरेटिव होता है ना, एक स्टोरी फॉर्म में होता है. सो व्हेन यू टेल अ स्टोरी यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड देन टेल अबाउट ऑल द मेन इवेंट्स लीडिंग अप टू इट्स एंड्स. तो जो उसकी एंडिंग की तरफ चीज़ें जारी होती हैं, आप उसको फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड उसको एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, जिस तरह से वो इवेंट हुए होते हैं. सो यू डोंट जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर इन द पास्ट बट मूव इन सीक्वेंटल ऑर्डर. उस सीक्वेंस के साथ आप उन चीज़ों को लिखते हैं. तो आप जो ये सीक्वेंस है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है, दिस मेथड इज़ कॉल्ड chronological order. To understand chronological order, here I have given you an example like I woke up late, then got ready, then rode bike to school, then saw people outside. तो ये एक from beginning till end एक आपको एक सीक्वेंस बता रहा है, और इस सीक्वेंस को chronological order कहते हैं. And now this is the fifth way of ordering your information. जब आप राइटिंग लिख रहे होते हैं एक न्यू टॉपिक, तो आपको इसमें डिफरेंट सीक्वेंस मैंने बताए हैं. जैसे हमने स्टार्ट किया फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, दैन स्पेसिफिक टू जर्नल, दैन फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एक पैटर्न था. अब यहाँ पे एक और पैटर्न है, दैट इज़ द प्रॉब्लम सोल्यूशन पैटर्न. Problem solution pattern is very popular form of persuasion. Persuasion means जिसमें आप किसी को persuade करते हैं, आप किसी को convince करते हैं अपने ideas पे. So in these type of essays or in these types of your writings, you must describe a problem and you have to convince the reader to care about the problems and propose a solution and be prepared to dismantle any objections. Like लोग इसमें काफ़ी objections लगाते हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि जो आइडिया, जो सोल्यूशन आपने बताया है किसी भी प्रॉब्लम का, उसमें काफ़ी वेरिएशन हो सकती है ना, उसके काफ़ी सोल्यूशंस हो सकते हैं. आपकी नज़र में कोई और है, किसी और की नज़र में कोई और है. सो डोंट टेक केयर अबाउट दैट. आपको जो ठीक लगता है, यू हैव टू राइट about your own interest, about your own opinion, about your own
information. So this is also a type of ordering your information, problem solution pattern. ठीक है. Here I want to discuss the steps, the important steps of organizing these type of essays. इस type में अगर आप कोई essay लिख रहे हैं, कोई अपनी writing का सोच रहे हैं, तो उसके क्या steps होने चाहिए. So ये भी important है कि यहाँ पे उसको भी discuss किया जाए. So the first step is the introduction of the problem, and then make the reader टेक केयर अबाउट दैट कि हाँ वो ये इम्पॉर्टेंट है और उसकी केयर करनी चाहिए. देन आउटलाइन योर सोल्यूशन, जो आपके माइंड में उसका कोई भी सोल्यूशन है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से टैकल किया जा सकता है, तो देन अपना उस सोल्यूशन को आप वहाँ पे प्रेजेंट करें. एंड देन पेंट अ फाइनल पिक्चर. Final pictures mean you have to discuss all the pros and cons of your solution, और उसकी finally उसका बताएं कि इस तरह करने से ये problem का solution निकल सकता है. For example, अगर आप जैसे मैंने पॉवर्टी की स्टार्ट में एग्जांपल दिया है, अगर हम उस पॉवर्टी को देखें तो ये पॉवर्टी भी एक पाकिस्तान का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. उसको किस तरह से इस जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसकी प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ आप उसमें डिस्कस करें. और जैसे पोल्यूशन का इशू है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनल इशू होता है हर किसी को कि पीपल कांट बैलेंस देयर लाइफ. अगर काम है तो काम इतना बर्डनाइज हो जाते हैं, अगर घर पे हैं तो भी वो अपने काम को ही करते रहते हैं. इसी तरह जो अभी एक पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड कि आप उसके ऊपर भी लिखें तो उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, लोग किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं, और फाइनली इसकी क्या आप पिक्चर किस तरह से आप उसको किस तरह से देखते हैं, तो उसकी आपने एक पिक्चर पेंट करनी है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न का एक मेथड है जिसमें यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर राइटिंग अकॉर्डिंग टू दिस मेथड. And now here is your weekly task. You have to discuss the different patterns as we have discussed in this lecture. इस lecture में मैंने आपके साथ different methods, different patterns discuss किए हैं, how to order your information. So you have to discuss all the patterns with detail and with example also. So this is your weekly task. And this is all about today's lecture, and thank you very much.